यूपी को एक और एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। कहां बन रहा है ये एक्सप्रेसवे, किन किन शहरों को जोड़ेगा, किन किन इलाकों से होकर गुजरेगा और किस दूसरे राज्य तक पहुंचना यूपी वालों के लिए और ज्यादा आसान होने वाला है, आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया का उत्तर प्रदेश विशेष यूपी इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में बिजली की दरें न बढ़ाने का फैसला किया है, यानी लगातार छठा साल बिजली के रेट बिल्कुल फ्रीज रहेंगे। आखिरी बार यूपी में बिजली महंगी 2019-20 में हुई थी। इतना ही नहीं, नोएडा कंपनी लिमिटेड NPCL के ग्राहकों के लिए भी पुराने रेट ही लागू रहेंगे और 10% की छूट भी जारी रहेगी। ये फैसला तब आया जब यूपी पावर कॉरपोरेशन ने इस साल 45% तक बिजली महंगी करने का प्रस्ताव दिया था और 25,000 करोड़ के घाटे का हवाला भी। लेकिन सुनवाई में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर काउंसिल ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि ग्राहकों का कंपनियों पर 33,122 करोड़ का बकाया है सरप्लस, जो इस साल बढ़कर 18,592 करोड़ हो रहा है। अब कुल सरप्लस धनराशि 51,774 करोड़ रुपए है, लिहाजा ऐसा नहीं किया जा सकता। साथ ही ग्रीन एनर्जी टैरिफ में भी राहत मिली। HV कैटेगरी के लिए 0.36 से घटाकर 0.34 रुपए प्रति यूनिट और LV कैटेगरी के लिए 0.17 रुपए प्रति यूनिट किया गया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के लोगों को अगले साल तक के लिए बड़ी राहत मिल गई है, जिसमें बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। यूपी को एक और एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। प्रदेश में गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे का सीमांकन अब अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और जल्द ही इसे बिजनौर में देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। यह पूरा हाईवे एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, यानी बिल्कुल नई और पूरी तरह से अधिग्रहित जमीन पर बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई करीब 650 किलोमीटर होगी और लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर ये तैयार होगा। यह मेगा प्रोजेक्ट पूर्वी और पश्चिमी यूपी को नेपाल बॉर्डर के रास्ते सुपर कनेक्टिविटी देगा और साथ ही यूपी को पानीपत के इंडस्ट्रियल बेल्ट से बड़ा फायदा भी दिलाएगा। मौजूदा प्लान के मुताबिक एक्सप्रेसवे श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बिजनौर, सहारनपुर और शामली से होकर गुजरेगा। अगर NHAI के सूत्रों की माने तो इसकी जिम्मेदारी मुरादाबाद और अयोध्या यूनिट को दी जा सकती है, जिस पर अभी मंथन चल रहा है। इस रोड का रूट ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व और हस्तिनापुर अभ्यारण्य को किसी भी तरह से प्रभावित ना करे। इसलिए यह एक्सप्रेसवे पीलीभीत के बीसलपुर एरिया से होता हुआ बिजनौर तक आएगा और जंगल की जमीन से बचने के लिए बिजनौर से सटे उत्तराखंड की निचली पट्टी से भी गुजरेगा। इसके बाद रूट देवबंद यानी कि सहारनपुर और शामली होते हुए पानीपत से जुड़ जाएगा। NHAI के सीनियर अफसरों ने कंफर्म किया है कि सीमांकन पर अंतिम मंजूरी सरकार देगी और प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मंजूरी मिलते ही काम की अगली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ग्लोबल कंपनियों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कम लेबर कॉस्ट, कच्चे माल की आसान उपलब्धता और भारत का तेजी से बढ़ता मार्केट। इसी ट्रेंड में उत्तर प्रदेश अब इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सेक्टर का सुपरस्टार एक्सपोर्टर बनकर उभर रहा है। यूपी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स 82,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है और आज यूपी अकेले देश के कुल मोबाइल फोन प्रोडक्शन का 55% हिस्सा तैयार करता है। थोड़ा पीछे चले तो 2017 में जहां इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात सिर्फ 3,862 करोड़ का था, वहीं 2024-25 तक यह बढ़कर 44,744 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरह IT निर्यात भी 55,711 करोड़ से बढ़कर 82,055 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। यूपी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मेजर एक्सपोर्ट हब बन चुका है। हाल ही में लागू हुई सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 ने बड़े निवेश की नई राहें खोली हैं और राज्य की लो लॉजिस्टिक कॉस्ट, बेहतर कानून व्यवस्था, सिंगल विंडो सिस्टम और सबसे बड़ी ताकत यंग वर्कफोर्स ने अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को यूपी में निवेश करने के लिए मजबूती से आकर्षित किया है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी फर्स्ट अप्रोच, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और इंडस्ट्रियल टाउनशिप मॉडल ने यूपी के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक नई स्पीड दी है।
लिहाजा साफ है कि भारत का टेक और मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर अब सिर्फ मेट्रो सिटीज का नहीं बल्कि यूपी जैसे बड़े राज्यों का भी गेम चेंजर दौर शुरू करने वाला है। आखिरकार 500 साल का इंतजार खत्म। रामलला के मंदिर का ध्वजारोहण हुआ। ये पल हर भारतीय के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जब ध्वज को ऊपर चढ़ाया तो उनके हाथ कांपने लगे, शिविर करने लगे। ये भाव हर वो शख्स समझ सकता था जो खुद को रामलला से जुड़ा हुआ पाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2025 को अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण करके राम मंदिर को राष्ट्र उत्थान की प्रेरणा बताते हुए समाज, संगठन और सरकार के लिए नए महासंकल्प के तौर पर पेश किया। उन्होंने एक ऐसे भारत की बात कही जो सुखी, समृद्ध, सर्वसमावेशी हो और गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह से मुक्त। पीएम मोदी ने वाल्मीकि, शबरी, अहिल्या और निषाद राज के मंदिरों में दर्शन कर सबका साथ, सबका विकास के नारे को और मजबूत किया और विपक्ष खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सदियों के घाव भर रहे। उन्होंने रामचरितमानस के दोहे बैर न विग्रह आस न त्रासा का जिक्र कर समाज में नफरत खत्म करने का भी संदेश दिया। उन्होंने ओबीसी और जनजातीय समाज को जोड़ने के लिए भगवान वाल्मीकि, निषाद राज और शबरी के दर्शन की बात खासतौर पर कही और बताया कि विकसित भारत तभी बनेगा जब हर जाति का भविष्य सुरक्षित हो। महिलाओं, दलितों और सभी वर्गों के लिए किए गए कामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सबका प्रयास ही भारत को आगे ले जाए। मोदी ने गुलामी के प्रतीकों को हटाने जैसे राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना और नौसेना के ध्वज से उपनिवेशिक निशान हटाना, इन कदमों को आगे बढ़ाते हुए अब 10 साल में गुलामी की मानसिकता के हर चिन्ह को खत्म करने का भी लक्ष्य रखा। यूपी सरकार परिषदीय विद्यालयों जैसे कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के विद्यालयों के करीब 7.5 लाख छात्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आ रही है, क्योंकि अब उनके पेरेंट्स के बैंक खातों में सीधे 1200 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ये रकम बच्चों की स्कूल ड्रेस, स्वेटर, जूते, मोजे और स्कूल बैग के लिए। यह पूरा प्रोसेस फेज 2 में चल रहा है। फिलहाल आधार और बैंक खातों का KYC आखिरी दौर में है। वहीं जिन बच्चों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है उनके अभिभावकों को 1 हफ्ते के भीतर यह रकम मिल जाएगी। प्रदेश के सभी परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों यानी कि कक्षा 1 से 5वीं और 6ठी से 8वीं में 1,40,00,000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 1,23,00,000 बच्चों के पेरेंट्स को DBT के जरिए पहले ही पैसा भेजा चुका है। अब बचे हुए 7.5 लाख बच्चों का सत्यापन भी पूरा कर लिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि इस बार कोई भी योग्य परिवार इस आर्थिक मदद से वंचित न रह जाए और पेरेंट्स से भी उम्मीद है कि बच्चे के लिए भेजे गए इन पैसों का इस्तेमाल समझदारी से करें। उत्तर प्रदेश की आम जनता को एक बड़ी डिजिटल सुविधा मिलने जा रही है, जहां लोग अपने खेत और घर के नक्शे सीधे मोबाइल फोन पर देख सकेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा एक खास मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसे जनवरी से पहले लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए राजस्व परिषद सैटेलाइट की मदद से पूरे प्रदेश में घरों और खेतों के नक्शे तैयार कर रही है। ऐप पर गाटा संख्या, खतौनी या खसरा नंबर डालते ही नागरिक अपने खेत, घर, गांव या मोहल्ले की सटीक लोकेशन और तस्वीर देख पाएंगे, जिसमें राज्य की 57,694 ग्राम पंचायतों और 1 लाख से ज्यादा राजस्व ग्रामों में इस सुविधा से भू विवाद काफी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। हर खेत और हर घर का रकबा भी ऐप पर दिखेगा। दूसरी ओर यूपी में निजी सेक्टर में औद्योगिक पार्क बनाना भी आसान हो गया है, क्योंकि सड़कों की चौड़ाई का मानक 12 मीटर से घटाकर 7 मीटर कर दिया गया। अब 7 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे भी ग्रीन और ऑरेंज कैटेगरी की यूनिट्स वाले निजी औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, जबकि 12 मीटर रोड वाले क्षेत्रों में सभी श्रेणी की इंडस्ट्रीज लगाई जा सकेंगी। इसके अलावा 10 से 50 एकड़ में बन रहे निजी औद्योगिक पार्कों को आंतरिक विकास के लिए 50 लाख प्रति एकड़ की राशि 1% ब्याज पर सरकार उपलब्ध भी कराएगी। भारत में घुसपैठिए शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो बिना वैध अनुमति के देश में प्रवेश करते हैं, और इस मुद्दे पर अक्सर लंबी बहस होती है। लेकिन अब इसी मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिए कि वे अपने क्षेत्र में अवैध घुसपैठियों की पहचान करें और नियमानुसार तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है
और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही हर एक जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, जहां उन विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा जो अवैध रूप से भारत में घुसे। इन सेंटरों में उनकी सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक रहना अनिवार्य होगा और प्रक्रिया पूरी होने पर उन्हें उनके मूल देश वापस भी भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने 3 नवंबर को बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगर एनडीए सत्ता में आता है तो घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा और उनकी संपत्ति गरीबों में बांटी जाएगी। बताते चलें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश समेत देश के 11 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन विपक्ष ने इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए तमाम तरह के आरोप भी लगाए। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में तो इसे लेकर काफी विरोध हो रहा है और बवाल भी देखने को मिल रहा है। इसलिए इस कदम से राज्य सरकार यह संदेश देना चाहती है कि अवैध घुसपैठ और सुरक्षा खतरों पर कोई समझौता नहीं होगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश की इस हफ्ते की सभी बड़ी खबरें। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.